आजकल ਅਸੀਂ देखते हैं कि ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ है ਉਹ बहुत ज़्यादा ਜਿਹੜੇ केसेस ने ਜਿਹੜੇ रेज हो रहे ने अनफर्टिलिटी है की। ये एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है। इनफर्टिलिटी या बांझपन जिसको हम कहते हैं वो जब प्रेगनेंसी नहीं होती किसी लेडी की, जैसे शादी के 1 साल तक पूरी कोशिश करते हैं, उसमें अगर प्रेगनेंसी नहीं होती किसी हस्बैंड वाइफ कपल को, तो उसमें हम उनको इनफर्टिलिटी कहते हैं। ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ औरत ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बुक्स में पढ़ते थे कि 100 में से 6 से 7 लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है जी, लेकिन अब जैसे जैसे हम कहो तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है वो प्रमाण। मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आते तो यूजुअली हस्बैंड्स अपना टेस्ट करवाना नहीं चाहते जी, कि शायद मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, यू नो, पर देन 50% कारण मेल्स का है, जो एक जानना बहुत जरूरी दर्शकों को। टाइम चेंज हो गया है जी। पहले के टाइम पे हम लोग स्मोक, ड्रिंक, ड्रग्स इतना अच्छे से एक्सेसिबल नहीं था, जी। मीडिया इतना अच्छे से एक्सेसिबल नहीं था जी। तो आजकल क्या प्रॉब्लम हो रही है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स ये लेडीज और मेल्स दोनों में ही बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। एक्सरसाइज कोई नहीं कर रहा है आजकल जी। एक्सरसाइज करे तो जिम जा रहे हैं, लेकिन वो एक बाहर खुली हवा में जो एक सुबह सुबह वॉक करना, वो सब चीज़ें तो टोटली खत्म ही हो चुकी है जी। और गल करते हैं कि जिवें तुहाडी IVF ਦੇ ਵਿੱਚ स्पैशलाइजेशन है, तो IVF है की? IVF मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन। IVF का सक्सेस रेट 100% नहीं होता है, ये सबको जानना बहुत जरूरी है। द अनम्यूट ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ। ਦ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਔਰ IVF ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू सो मच। नमस्कार दर्शकों, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। माँ बनना हर औरत का सपना, और कहते हैं कि औरत एक कंप्लीट औरत उदों बनती है जो माँ बन जाती है। और अजकल असी देखते हैं कि जी इनफर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा जो केसेस ने जोड़े रेज हो रहे हैं। अनफर्टिलिटी है की? ये एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है। इनफर्टिलिटी या बांझपन जिसको हम कहते हैं वो जब प्रेगनेंसी नहीं होती किसी लेडी की, जैसे शादी के 1 साल तक पूरी कोशिश करते हैं, उसमें अगर प्रेगनेंसी नहीं होती किसी हस्बैंड वाइफ कपल को, तो उसमें हम उनको इनफर्टिलिटी कहते हैं। एक तरह की इनफर्टिलिटी और भी आती है, कई बार किसी की प्रेगनेंसी हो जाती है या अबॉर्शन हो जाता है या ट्यूब में प्रेगनेंसी ठहरती है, उसके बाद 6 महीने तक अगर वो कोशिश कर रहे हो फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, मतलब वो भी एक इनफर्टिलिटी का कारण है। अब अगर मैं कहूँ तो हमारे देश में जब मैं MD कर रही थी, जब मेरा 2000 में मैंने अपनी MD पास करी है, तब तक हम बुक्स में पढ़ते थे कि 100 में से 6 से 7 लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है जी। लेकिन अब जैसे जैसे हम कहो तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है वो प्रमाण। 6 से 7 से वो बढ़कर ऑलमोस्ट 10 से 15% लोगों में प्रेगनेंसी नहीं हो रही है जी। तो वो प्रमाण बहुत बढ़ता जा रहा है। लगभग 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ ਰੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਸਟਾइल ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ? अगर मैं स्टार्ट करूं तो 2 कारणों से प्रेगनेंसी नहीं होती, जिसमें हम कहेंगे 50% मेल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, 50% फीमेल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। मेल्स के प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है कि हम कहें कि भी शुक्राणु की कमी होती है, कई बार शुक्राणु की तेज़ चलने वाले जो स्पर्म्स होते हैं वो कम होते हैं, या जो स्पर्म्स एब्सेंट होते हैं, मतलब शुक्राणु बनते ही नहीं है, तो वो मेल इनफर्टिलिटी। मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आते तो यूजुअली हस्बैंड्स अपना टेस्ट करवाना नहीं चाहते जी, कि शायद मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, यू नो, पर देन 50% कारण मेल्स का है, जो एक जानना बहुत जरूरी दर्शकों को जी। दूसरे 50% जिसमें फीमेल्स में अगर मैं बोलूँ कारण है तो मेजर कारण जो हमारे कंट्री में हम कहेंगे ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत बड़ा कारण, जिस वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है लेडीज़ की। एक कारण आता है जिसमें एंडोमेट्रियोसिस है, जैसे अंडेदानी में अलग अलग तरह की रसौलियाँ बन जाती है जी। अदरवाइज कई बार फाइब्रॉइड्स होते हैं, बड़े बड़े रसौलियाँ यूट्रस के अंदर होता है, एडिनोमायोसिस होती है, ये सब मेडिकल टर्म्स है। लेकिन अगर मैं
मेजरली कहूँ एक और मेजर कारण होता है एग बनना कम हो जाते हैं लेडीज के, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है जी और अब आपका क्वेश्चन जो लाइफस्टाइल दोनों में ही बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में। हस्बैंड्स में अगर हमको लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है, टाइम चेंज हो गया है। पहले के टाइम पे हम लोग स्मोक ड्रिंक ड्रग्स इतना अच्छे से एक्सेसिबल नहीं था, मीडिया इतना अच्छे से एक्सेसिबल नहीं था। तो आजकल क्या प्रॉब्लम हो रही है कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स ये लेडीज और मेल्स दोनों में ही बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है जी। अगर मैं मेल्स की बात करूं, पहले मैं मेल्स की बात करूंगी कि हम जिम कल्चर है हमारा आजकल, हम सब जिम जाना चाहते हैं, सारे सलमान खान बनना चाहते हैं जी बिल्कुल। पर उसको बनने के लिए हम इजी तरीका ढूंढते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, हार्मोन्स वाले सप्लीमेंट्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगवाते हैं, ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस लगाते हैं। ये सारे इंजेक्शंस ठीक है, हम शारीरिक शरीर से बेटर लगेंगे, स्मार्ट लगेंगे, डोले मसल्स अच्छे खासे बन जाएंगे, बट देन आगे जाके प्रॉब्लम आती है कि उनमें बहुत ही ज़्यादा स्पर्म्स शुक्राणु कम हो जाते हैं जी। तो डेफिनेटली हम प्रोटीन्स लो, लेकिन नेचुरल सोर्सेज को हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ना कि हम दूसरे सोर्सेज। एंड ऑफ कोर्स स्मोकिंग ड्रिंकिंग अल्कोहल वो तो आई थिंक हम पूरा दिन बिता ले तो भी हम समझा नहीं पाएंगे कि प्लीज़ मत लीजिए जी बिल्कुल। गर्ल्स में लाइफस्टाइल अब अगर मैं कहूँ तो लाइफस्टाइल में अल्कोहल स्मोकिंग, आजकल हम जब क्वेश्चन शुरू में पूछते हैं कि क्या आप लेते हो तो वो येस आता है, ठीक है। ड्रग्स भी काफ़ी कॉमन हो गई है गर्ल्स में। जो एक चीज़ आ रही, जो मीडिया जो मैं कह रही थी कि हम आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोन लैपटॉप और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अपने आप को अवेयर करके रखा हुआ, हम दिन भर फ़ोन पे रहते हैं, रात को सोते हुए भी फ़ोन पे रहते हैं। तो क्या होता है कि हमारी नींद अच्छी नहीं होती है जी बिल्कुल। एक्सरसाइज कोई नहीं कर रहा है आजकल जी। एक्सरसाइज करे तो जिम जा रहे हैं, लेकिन वो एक बाहर खुली हवा में जो एक सुबह सुबह वॉक करना, वो सब चीज़ें तो टोटली ख़त्म ही हो चुकी है। पहले था कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत लेट सोते हैं रात को। मैं क्या कहूँ, शायद मैं खुद भी काफ़ी लेट सोती हूँ और जल्दी उठती नहीं हूँ। तो हम खुद अपने तरीके से अगर हम शुरू करें तो बेटर रहेगा, अपने आप पे वो शुरू करें तो बेटर रहेगा। खाने की बात करो तो सारा खाना ऑलमोस्ट मिलावटी आ रहा है, जंक फूड्स बहुत खा रहे हैं हम लोग। तो ये सब लाइफस्टाइल के चेंजेस है जो डेफिनेटली हमारा जो परसेंटेज वो बढ़ाई जा रहा है प्रेगनेंसी इस वजह से नहीं ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਦੈਟਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 50% ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਰਦ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਔਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ है। मतलब फर्स्ट कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो पहली बात तो लड़की अपनी माँ के साथ आती है, वो नहीं चाहिए मुझे। हम हमेशा बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ इकट्ठे आए जी। देखो आजकल कहते हैं ना वी आर प्रेग्नेंट, कभी आजकल ये कंसेप्ट हट गया कि मैं प्रेग्नेंट यस। द कंसेप्ट इज वी आर प्रेग्नेंट, मतलब इट इज हस्बैंड वाइफ दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है जी, जो बहुत जरूरी है। सो आई फील कि हस्बैंड शुड कम अहेड। हम एज मदर्स अपने बच्चों को, बेटों को बोलना चाहिए कि भी नहीं तू जा साथ में अपनी बहू मतलब वाइफ के, एंड देन यू गो अहेड एंड देन प्लान प्रेगनेंसी के लिए। बहुत सारे केसेस मैम ਤੁਸੀਂ हैंडल कर चुके हो और बहुत ही क्रिटिकल केसेस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। और ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ IVF ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, तो IVF है कि IVF मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विवो मतलब बॉडी के अंदर और इन विट्रो मतलब बॉडी से बाहर। अब मैं कहूँ तो जो पेशेंट्स हमारे इनफर्टिलिटी के हैं जी, सारे के सारे पेशेंट्स को IVF की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि जहाँ पे लिखा हुआ IVF तो मतलब सबका IVF ही होगा, ऐसा नहीं है। 90% पेशेंट मतलब मैक्सिमम पेशेंट्स जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उनको सिंपल इलाज के द्वारा प्रेगनेंसी हो सकती है जी। बहुत कम 5 से 10% लोगों को IVF की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल इलाज जिसका मतलब हम कहते हैं कि सिंपल, कई बार दवाइयों से, कई बार IUI का टेक्निक होता है जिसमें हम कहते हैं हस्बैंड के स्पर्म्स लेते हैं, वॉश करते हैं और यूट्रस के अंदर लेडी के इसमें डाल देते हैं, तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं जी। कभी कभी किसी के जैसे मैंने कहा रसौलिया या कुछ है तो उसमें लैप्रोस्कोपी, सिंपल तरीके हिस्ट्रोस्कोपी, ऐसे छोटे मोटे अगर रसौलिया ठीक हो जाए तो कई बार नेचुरल प्रेगनेंसी रहती है। कई बार ट्यूब ब्लॉक्ड होती है तो उसको भी हम लैप्रोस्कोपी के द्वारा खोल सकते हैं जी। तो क्या नेचुरली चांसेस बढ़ जाते हैं। हम कोई भी नहीं चाहता कि डायरेक्टली IVF करना पड़े, हाँ, लेकिन हाँ जब 5 से 10% लोग जिनको प्रेगनेंसी सब नेचुरल सिंपल तरीकों से भी नहीं हो रही है तो उन केसेस में हम उनको
IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये टेक्निक अपनाते हैं और उससे प्रेगनेंसी के लिए चांस करते हैं। अब IVF की मैं बात करूँ तो IVF क्या है? IVF एक नया जीवन बनाने की प्रक्रिया है जी। इट इज नॉट लाइक अ सिंपल थिंग कि मैं बोलूँ चलो ये चीज ये खराब है तो इसको ठीक करके निकाल जी बिल्कुल। इट इज लाइक अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ। बिल्कुल। IVF का सक्सेस रेट 100% नहीं होता है, ये सबको जानना बहुत जरूरी है। जैसे बिकॉज 100 लोगों में IVF करेंगे तो 100 में से 40 से 50 लोगों में प्रेगनेंसी पहली बार में ठहरती है। जी। तो अपने IVF करवाया इसका मतलब ये नहीं कि पक्का ही पक्का प्रेगनेंसी होगी। एक ये समझना भी जरूरी, बिकॉज अंदर जाके वो बेबी ने ग्रो करना है। कई बार यूट्रस उसको एक्सेप्ट नहीं करता, कई बार एम्ब्रियो अंदर जाके ग्रोथ रुक जाती है जी। किसी कारणों से। तो IVF का सक्सेस रेट 100% नहीं है, ये बताना ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ IVF ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿ IVF ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਿਊਬਸ ਬਲੌਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, देयर आर सो मैनी ਰੀਜ਼ਨਸ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ IVF ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ DNA ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? थैंक्स टू मूवीज जो आजकल आ चुकी है TV में काफ़ी मूवीज आई जिन्होंने ये कंफ्यूजन क्रिएट करवा दिया कि नहीं मिक्सिंग हो सकती है। लेकिन प्लीज़ दर्शकों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छे सेंटर्स में बहुत हाई लेवल की लेबलिंग होती है। मतलब आप अगर सोचो तो कोई चाह कर भी मिक्स नहीं कर सकता, इस हाई लेवल की लेबलिंग होती है। अलग एक हॉस्पिटल आइडेंटिटी नंबर होता है, हस्बैंड का नाम, वाइफ का नाम, UHID सारा मैचिंग होता है। और मेन जैसे आपने कहा मैडम कि भाई प्रेगनेंसी हो जाती, प्रेगनेंसी में भी DNA टेस्ट पॉसिबल है कि देखने के लिए कि भाई बिल्कुल पहले 3-3 मंथ में ही हम DNA टेस्ट करके देख सकते हैं, पैटर्निटी टेस्ट जिसको हम कहते हैं कि भाई हाँ प्रेगनेंसी आपकी अपनी है। बट देन टचवुड चांसेस आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल उस चीज़ का, कि कुछ चांसेस नहीं होते, कोई मिक्सिंग नहीं होती, कुछ नहीं, आपके अपने अंडे होंगे, आपके अपने स्पर्म्स होंगे, ये समझना बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। IVF ਫੇਲੀਅਰ ਰੇਟਸ, ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ 100% ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਚੱਕਰ। ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂ 2 ਵਾਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਟ IVF ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों हिचकिचा जाते हैं? खर्चा ज़्यादा है या कि? हाँ, देखो एक IVF में ना 2-4 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट, एक तो पैसे लगते हैं, चार्जेस होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इतने हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस लगते हैं, और पेशेंट्स में एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है कि हम IVF कर रहे हैं तो पक्का ही पक्का प्रेगनेंसी होगी। तो एक तरह से अगर हम प्रोसीजर को समझ के करें, कि उसको ढंग से समझे कि ये क्या है तरीका। जैसे मैं हर पेशेंट को अपने समझाती हूँ कि IVF खेती के बराबर होता है, हम बच्चेदानी में खेती कर रहे हैं जी। अगर मैं 10 बीज कहती हूँ कि 10 बीज हम डालें ज़मीन में, तो 10 के 10 में से तो फल नहीं उगेंगे ना जी बिल्कुल। कोई गारंटी दे सकता है कि 10 के 10 में से फल उगेंगे? बिल्कुल नहीं दे सकता। तो हम कैसे अंदर एम्ब्रियो डालते हैं, एम्ब्रियो मतलब बीज है जिसमें हस्बैंड और वाइफ के स्पर्म्स और एग्स मिले हुए हैं, और हम बच्चेदानी जो लाइनिंग है, जो ज़मीन है, जो जिस पे बेबी ने ग्रो करना है, वो सब कुछ करके, सब कोशिश करके बेस्ट से बेस्ट तरीका अपनाते हैं। लेकिन उसके बाद भी कई बार प्रेगनेंसी नहीं ठहरती, बिकॉज बहुत कई बार हमारी बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर रही, कई बार हमारी बॉडी से ब्लड सर्कुलेशन नहीं शुरू हो रहा है। तो हम 1-2-3 अटेम्प्ट्स करके ऑलमोस्ट 80% लोगों में 3 अटेम्प्ट्स में प्रेगनेंसी ठहर जाती है, ठीक है। पर रहे फिर भी 20%, जिसमें 15 से 20% जिनमें नहीं ठहरती इन स्पाइट ऑफ 3 अटेम्प्ट्स जी। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव तरीके अपनाते हैं हम। वी गो बैक, हम फिर से देखते हैं कि कोई चीज़, कोई टेस्ट तो नहीं रह गया, कोई मेजर बीमारी तो नहीं ऐसे रह गई। मतलब कई बार क्या होता है, हम बड़ी बड़ी बीमारियां देखते हैं लेकिन सिंपल TB, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सब चीज़ें और शुगर, ये सब चीज़ें देखते ही नहीं। तो हमें वो सारी चीज़ें इवेल्युएट करके सारा टेक्निक सही करके और फिर प्लान करें और एडवांस ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਕਰੇ तो ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੋਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ के। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ IVF ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
हम पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं कहते। जी। लेटेस्ट स्टडीज कहती है कि कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है आईवीएफ में। आप सिंपली, हम जिस दिन ट्रांसफर किया 1-2 दिन तक हम कहते हैं कि थोड़ा रेस्ट ले लो, उसके बाद में जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी में हम कहाँ कंप्लीट बेड रेस्ट कहते हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली वैसा ही होता है। हाँ, थोड़े से फर्स्ट 3 मंथ्स तक एक्स्ट्रा सपोर्ट की मेडिसिन देते हैं, बिकॉज सिंस हमने बेबी बाहर से डाला है तो हमारी बॉडी को थोड़ा सपोर्ट के लिए दवाइयाँ देते हैं। लेकिन 3rd मंथ के बाद इट इज़ लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। आयरन, कैल्शियम जो हम ताकत की दवाइयाँ कहते हैं, बस वही लेना है, उसके अलावा कुछ और लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सो इट्स लाइक अ नॉर्मल। आईवीएफ को एक बड़ा हवा बना के ना चले, इट इज़ लाइक अ सिंपल नॉर्मल प्रेगनेंसी, और नॉर्मली उस तरीके से आगे जाना है उसमें, मतलब ये अलग से ना सोचे उसमें। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਈਵੀਐਫ ਬੇਬੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਈਵੀਐਫ ਵਾਲੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਾਂ ਕਦੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। नहीं होता ऐसा कोई, देखो प्रोसीजर की वजह से कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, लेकिन क्या होता है, जब आईवीएफ जब तक पेशेंट करवाने आता है तब तक उसकी उम्र ऑलरेडी 35 साल से ऊपर हो जाती है। तो 35 साल से ऊपर अगर लेडी की एज है तो उसमें वैसे भी चांसेस कि भाई बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है, वो चांस वैसे भी नेचुरली बढ़ जाता है। पर आजकल टेस्ट अवेलेबल है, 3rd-4th मंथ में हम सारे टेस्ट करके इन्वेस्टिगेट करके देख सकते हैं कि बेबी की नॉर्मलिटी, नॉन इन्वेजिव टेस्ट अवेलेबल, जिससे हमें मालूम पड़ जाता है कि बेबी एकदम नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल है। 99% एबनॉर्मलिटीज प्रेगनेंसी में हम डिटेक्ट कर सकते हैं जी, कुछ भी है तो। मैम बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਏਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੇਟ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ इनफर्टिलिटी दा? ये बहुत ही एक सही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या है कि डेफिनेटली लेट मैरिजेस इफेक्ट करते हैं, बिकॉज वो हमारे स्पेशली लेडी के लिए, लेडी की फर्टिलिटी में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है एक एज के बाद। सो जस्ट हम क्या सजेस्ट करते हैं हर एक लेडी को, सपोज एज 30 ईयर्स के आसपास हो गई है तो आजकल लेटेस्ट एडवांस टेक्निक्स अवेलेबल है। उस टेक्निक से आपको सिंपल ब्लड टेस्ट के थ्रू और एक अल्ट्रासाउंड के थ्रू हमें ये मालूम पड़ता है कि क्या उसके AMH करके एक ब्लड टेस्ट होता है और एक अल्ट्रासाउंड होता है जो हमें बता देता है कि हाँ भाई उसकी फर्टिलिटी ठीक है कि नहीं ठीक है। ओके, मतलब अगर वो वेट कर रही है, सेमेस्टर राइट नहीं मिला, हमें सही पर्सन नहीं मिला, तो जबरदस्ती शादी करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये ना हो कि मेरी उम्र निकल जाए। हम फर्टिलिटी प्रिजर्व कर सकते हैं जी। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का टेक्निक बहुत ही एडवांस टेक्निक है, उससे हम उनके एग्स को फ्रीज करके रख सकते हैं। ये देखो, अगर ये टेक्निक शुरू हुई थी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की, वो शुरू हुई थी कैंसर पेशेंट्स में। जैसे यंग बच्चे, मेरे पास एक 16 साल की बच्ची आई थी शुरुआत में जी, जिसको कैंसर डिटेक्ट हो गया था, पर उसके एम टचवुड वो कैंसर बहुत ट्रीटेबल कैंसर था, पर प्रॉब्लम था कि उसको कीमोथेरेपी लेनी थी। कीमोथेरेपी के बाद उसकी फर्टिलिटी बहुत डाउन हो जाना था, मतलब बिकॉज उसकी ओवरीज पे बुरा असर होने वाला था। तो हमने उसके अंडे फ्रीज करके रख दिया। अब मेरे पास उसके अंडे 4-5 साल हो चुके, ऑलरेडी मेरे पास फ्रोजन पड़े हैं। वो लड़की हर साल आके मुझे पूछ के जाती है कि मैम ठीक पड़ा, वो जो भी उसका कॉस्ट है वो बेयर करके जाती है। अब वो डेंटिस्ट्री मतलब कर रही है वो लड़की। तो इस तरह के बहुत केसेस है जो हमने जिनके हमने एग्स को प्रिजर्व किया है, और स्पेशली स्पर्म्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं ऐसे केस में। जैसे बहुत पेशेंट्स हमारे पास बड़े आसपास के एरिया से आते हैं जिन यंग लड़कों को कैंसर डिटेक्ट होता है, तो उसमें हम उनके सीमेन सैंपल को फ्रीज करके रख सकते हैं, सालों तक रख सकते हैं। जैसे अब जैसे 16 साल की उम्र मैंने बताई, अब वो शादी शायद 25, 26, 30 साल की उम्र में करेगी, हम 15 से 20 साल तक वो एग्स और वो स्पर्म्स को फ्रीज करके सेफली रख सकते हैं, एकदम सेफ होते हैं वो। तो दैट टेक्निक अच्छा है। जैसे आपका क्वेश्चन था कि 35 के बाद अगर मैरिज करते हैं, तो एटलीस्ट अगर सपोज एग्स ठीक है तो हम नहीं कहेंगे कि बिना बात के आप प्रिजर्व करवा दो, लेकिन टेस्ट करते रहो हर साल, कम से कम अपने फर्टिलिटी चेक करते रहो कि फर्टिलिटी नॉर्मल है। अगर सपोज थोड़ा भी हमें लग रहा है कि फर्टिलिटी कम होना शुरू हो गई है तो हम एग्स फ्रीज करके रख देंगे, ताकि आगे प्रेगनेंसी, अगर आप शादी करते हो, शादी के बाद आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हो, ना हो तो आपके 33 इयर्स के एज के एग्स पड़े हैं हमारे पास फ्रोजन, तो देन आपके चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के, एंड चांसेस एबनॉर्मलिटी के कम हो जाते हैं, बिकॉज 35 साल के बाद चांसेस एबनॉर्मलिटी के वैसे भी बढ़ जाते हैं। तो एटलीस्ट 33 इयर्स के एज के एग्स पड़े होंगे तो हमारे आगे प्रॉब्लम की भी चांसेस, बच्चों में कोई नुक्स ना हो, वो भी चांसेस कम हो जाते हैं उस चीज़ से। डॉक्टर साहब गल करते हैं IVF ते कितना को खर्च आ जाता है? सी देखो, अब अगर हम कहो
तो टेस्ट और मेडिसिन और सारा कुछ मिला के 1.5 से 2 लाख के बीच में खर्चा एक साइकिल में आता ही आता है। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ एक ਜਾਂਦਾ साइकिल में आ जाता है। ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ उसके लिए जो प्रोसीजर IVF का है, मतलब जो पिकअप वाला प्रोसीजर हो जाता है, मतलब एग जो अंडे लेने होते हैं लेडी के, उसके लिए भी बेहोश करना पड़ता है, उसके लिए भी उसको इंजेक्शन देने पड़ते हैं, तो और उसको फिर प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, तो अराउंड उतना ही खर्चा आता है उसमें। जैसे जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਜਾਂ एवरी ਕਰਕੇ ईयर फिर उसके जो कॉस्ट, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो तो काफ़ी कम होता है, 20 से 25 हज़ार साल का होता है, बाकी ਜੀ तो ਜੀ ठीक ਜੀ रहता है। ਜੀ ਮੈਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਰਟਿਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ IVF ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ सी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टचवुड मैं जिस इंस्टीट्यूट में हूँ, हमारा सेंटर इज़ JCI अप्रूव्ड सेंटर, JCI और NABH अप्रूव्ड सेंटर। JCI का मतलब जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, मतलब हम इंटरनेशनल सेंटर्स को मेंटेन करते हैं हम हमारे हर एक फील्ड में, तो उसमें IVF भी इंक्लूसिव है। NABH हमारा नेशनल एक्रेडिशन है, हमें दोनों एक्रेडिशंस मिल चुके हैं। जी। तो हमारे पास इनफैक्ट पेशेंट्स बाहर से आते हैं, बिकॉज बाहर से कंपैरेटिवली हमारा कॉस्ट 10 गुना कम है। जी बिल्कुल US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, आप जहाँ देखो वहाँ से पेशेंट्स हमारे पास आके IVF करवाते हैं, बिकॉज दे फील कि वहाँ 10 गुना ज़्यादा कॉस्ट है, प्लस अगर उनके रिश्तेदार कहीं आसपास रहते हैं तो दे फील इट कंफर्टेबल कि फैमिली के साथ रह के वो यहाँ पे IVF कर रहे हैं करके। तो डेफिनेटली एडवांसमेंट्स की बात करो तो अब ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर है और हमारे पास नहीं है, हमारे पास सारे के सारे एडवांस टेक्नोलॉजी सब कुछ है ही है अवेलेबल, यू नो। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਔਰ 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੂੰਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਲੋਕ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਸੇ ਚੱਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਵਹੀ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। फर्स्ट ऑफ ऑल हताश होने की ज़रूरत नहीं है, प्रेगनेंसी नेचुरल सिंपल तरीक़ों से भी प्रेगनेंसी हो सकती है। आपको एक सही सेंटर में जाना, सही तरीके से गाइडेंस लेनी, अपने इवैल्यूएट करो कि क्या कारण है, अगर हम कारण जान पाए तो चांसेस बहुत अच्छे से हम उसको ट्रीट कर पाते। कई बार कारण नहीं मिलते तो हम सिंपल टेक्निक्स, बहुत सिंपल लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी या सिंपल तरीक़ों के द्वारा भी प्रेगनेंसी कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रेस और प्रेगनेंसी अपोजिट पोल्स है। हम जितना किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं हमें वो चीज़ नहीं मिलती, तो हमें थोड़ा अपने आप को मेंटली रिलैक्स करना जरूरी है। देखो आपके हाथ में है वो आप कर रहे हो, जो हमारे हाथ में वो हम करेंगे, 100% आप और हम मिलके कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हमें बेटर, हमें चांसेस होगा उसमें। फिर आगे ऊपर वाले से हम लड़ नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश पूरी कर सकते हैं अपनी तरफ ही। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू सो मच।